हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेज लेक्चर we will discuss about the very important process of the urine formation, that is the tubular secretion. We know that the process of urine formation or physiology of excretion involve the three processes. These are, number one is that ultrafiltration, and second is that selective reabsorption, and last is that tubular secretion. Now we discuss about the basic structure of the kidney. अब सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को लेके बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में कि किडनी में जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड किसके थ्रू आ रहा है, वो ब्लड आ रहा है हमारे रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी हमारी किडनी में ब्लड लेके आई। अब ब्लड रीनल आर्टरी में जब आता है तो आर्टरी जो होती है, हमारी जो रीनल आर्टरी होती है, ये रीनल आर्टरी डिवाइडेड इनटू द आर्टरियोल। किसमें डिवाइडेड हो जाती है? आर्टरियोल में डिवाइडेड हो जाती है। और ये आर्टरियोल ब्लड को जो है हमारे नेफ्रॉन्स तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कहां तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं? नेफ्रॉन्स में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो जो हमारे आर्टरियोल ब्लड को नेफ्रॉन्स में लेके जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एफरंट आर्टरियोल। जो नेफ्रॉन से ब्लड को लेकर बाहर निकलते हैं आर्टरियोल, उन्हें हम बोलते हैं इफ्रंट आर्टरियोल। तो देखिए ये हमारा एक बोमन कैप्सूल है और इसके अंदर आपको बंच ऑफ जो कैपिलरी दिख रहा है ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। जैसे ही एफरंट आर्टरियोल बोमन कैप्सूल के अंदर इंटर हुआ, ये डिवाइडेड इनटू द बंच ऑफ द कैपिलरीज। तो ये जो बंच होता है इसे हमने क्या बोला? ग्लोमेरुलस। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम जानते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इफेक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है कि ब्लड और हमारे बोमन कैप्सूल के बीच में जो लेयर्स हैं वो मैक्सिमम थिन कंडीशन पे होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए, तब जाकर जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इफेक्टिवली होगा। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर बेसिकली 3 बैरियर होते हैं ब्लड के और हमारे बोमन कैप्सूल के अंदर तक आने में। 3 बैरियर कौन कौन से लगते हैं? नंबर 1 तो हमारे ब्लड कैपिलरी का सबसे थिनेस्ट लेयर हो गया, वो क्या हो गया? हमारा एंडोथेलियल लेयर। एंडोथेलियल लेयर मेड बाय द स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अब उसके बाद यू नो दैट एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज ग्रो ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दूसरा लेयर किसका हो जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन का हो जाएगा। तो जब ब्लड कैपिलरी से बोमन कैप्सूल में जा रहा है तो पहला बैरियर कौन सा मिला उसको? एंडोथेलियल लेयर ऑफ द ब्लड। उसके बाद जो दूसरा लेयर मिलेगा वो क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप जानते हो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो बहुत ही थिन होता है। और उसके बाद जो तीसरा जो लेयर होगा वो कौन सा होगा? वो विसरल लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ये कौन सा होता है? पैराइटल लेयर। और इसके जो अंदर का लेयर होता है ये कौन सा होता है? विसरल लेयर होता है। विसरल लेयर मेड बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल। दिस सेल इज नोन एज पोडोसाइट सेल। कौन से सेल बोलते हैं इनको? हम पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं। और पोडोसाइट सेल्स के बीच में छोटे 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 पोर होते हैं जिन्हें हम स्लिट पोर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 बैरियर हैं, एंडोथेलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन और हमारा पोडोसाइट लेयर, जिनमें से होकर ब्लड का मैक्सिमम सब्सटेंस किसमें आ रहा है? बोमन कैप्सूल के अंदर आ रहा है। बोमन कैप्सूल के अंदर जो भी सब्सटेंस फिल्टर होके आता है उस सब्सटेंस को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो ब्लड आता है उसमें से ब्लड सेल्स का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि लार्ज प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा जितने भी सब्सटेंस हैं वो सभी सब्सटेंस का फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर जो सब्सटेंस यहाँ पर है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। हमें यह भी पता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कितना बनेगा? इट डिपेंड अपॉन द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 10 to 15 समथिंग होती है, 10 to 15 mm लेवल ऑफ मर्क्यूरी। इतनी वैल्यू होती है किसकी? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कौन सा होता है? वो प्रेशर जिसकी वजह से इसके अंदर से ग्लोमेरुलस से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है
वो प्रेशर कौन सा होगा? वो प्रेशर होगा हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो उस प्रेशर की वजह से यहां पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम GFR के नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं। हमें ये भी पता है कि 24 आवर्स में 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है और 24 आवर्स में तकरीबन 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट 24 आवर्स में कितना बना? 180 लीटर बना और 180 लीटर में से 99% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। केवल 1% से भी कम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो भी यहां पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आ रहा है उसका क्या हुआ? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो देखिए, यूरिन फॉर्मेशन की पहली प्रोसेस कौन सी होती है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और दूसरी प्रोसेस होती है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि जो भी सिलेक्टेड मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, उन मटेरियल का रीएब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो होता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पैसिव मेथड से भी होता है, एक्टिव मेथड से भी होता है। पैसिव मेथड क्या होती है? जिनमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम पैसिव मेथड के नाम से जानते हैं, और जिन एब्जॉर्प्शन में एटीपी की आवश्यकता होती है, एटीपी की नीड होती है, द एब्जॉर्प्शन इन विच द एटीपी आर रिक्वायर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेड मटेरियल का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल टाइप की थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलती है अलग अलग सब्सटेंस के लिए। किस मटेरियल का कितना एब्जॉर्प्शन करना है, इट डिपेंड अपॉन द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसे जिस सब्सटेंस के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू ज्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और जिसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू कम है उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मान लें कि जैसे कि हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इनके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू काफी कम होती है तो इनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, वो भी पैसिवली हो जाता है। अब जैसे ग्लूकोज की हमारी बॉडी को नीड ज्यादा है तो इसका एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा होता है। इसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है वो 180 mg पर 100 ml ब्लड होती है। तो 180 mg तक इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में होना है। नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होती है? 90 to 120 ml समथिंग होती है, mg पर 100 ml ब्लड होती है। तो ग्लूकोज लगभग पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो भी एक्टिव मेथड से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कौन सी मेथड से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? एक्टिव मेथड से एब्जॉर्ब कर लिया। सपोज दैट डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी यूरिन में शुगर की अमाउंट ज्यादा होगी। मान लीजिए शुगर की अमाउंट उसमें 250 mg पर 100 ml है, तो अब ग्लूकोज के लिए वैल्यू कितनी है? थ्रेशोल्ड वैल्यू है 180 mg पर 100 ml ब्लड। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज की अमाउंट सपोज है 250 mg है, तो इसमें से 180 mg तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, रिमेनिंग जो है यूरिन के साथ पास आउट होगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में थोड़ी सी शुगर की अमाउंट प्रेजेंट होती है। इट बिकम क्लियर? तो कोई भी सब्सटेंस का किडनी में, हमारे किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन, जो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होना है या नहीं होना है, इट डिपेंड अपॉन द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो हाई रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंसेस जिनका एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा होता है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, अमोनिया हो गया, ये हाई रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होते हैं। हाई रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमोनिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, और अमाइनो एसिड, नॉट अमोनिया, अमाइनो एसिड, ये हमारे क्या हो गए? हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू।
कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम लो थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जिनका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है, जैसे कि क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन जो सब्सटेंस होता है, तो क्रिएटिनाइन का जो है एब्जॉर्प्शन बहुत ही न के बराबर होता है। क्योंकि वो क्या है, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस हो गया। ठीक है, इट बिकम क्लियर। तो इस तरह से हमारी यूरिन फॉर्मेशन की दूसरी प्रोसेस कौन सी थी, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहां होना है, मेनली सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी और डीसीटी के ऊपर देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो तीसरी प्रोसेस आती है वो कौन सी है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, तो व्हाट इज द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब मेनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट फिल्ट्रेट एट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कई ढेर सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका फिल्ट्रेशन कहां नहीं हो पाया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नहीं हो पाया। तो उन सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, उन सबस्ट्रेट को ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के थ्रू जो है ब्लड कैपिलरी से रीनल ट्यूब्यूल में ट्रांसफर किया जाता है। मेरी बात तो दोबारा फिर सुनिए कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा, जिन सब्सटेंस का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया उन सब्सटेंसेस को इन ब्लड कैपिलरी से रीनल ट्यूब्यूल में ट्रांसफर किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इज द फिनोमेना ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द पेरिट्यूब्यूलर ब्लड टू रीनल ट्यूब्यूल। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के नाम से जानेंगे। या फिर इसको हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, इट इज process of secretion of metabolic waste substance from peritubular blood to रीनल फिल्ट्रेट। रीनल फिल्ट्रेट मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो इस तरह से हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर ब्लड टू रीनल फिल्ट्रेट। तो ये हो गया हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्यों हुआ वो समझ में आया आपको। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर, मतलब कहां पर, एट अ टाइम ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ सब्सटेंस ब्लड से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में ट्रांसफर नहीं हो पाए। तो उन सब्सटेंस का क्या होगा, वो सब्सटेंस फिर पेरिट्यूबुलर ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल में ट्रांसफर होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इट बिकम क्लियर, क्योंकि हमें पता है पीसीटी के ऊपर, डीसीटी के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। देखिए ये इफ्रंट जो आर्टरियोल है, ये जब पीसीटी डीसीटी के पास जाएगी तो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगी और इस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क से अनवांटेड सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इस रीनल ट्यूब्यूल में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लियर हो गई, रीजन समझ में आ गया आपको।
कि पेरिट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों होता है। अब एक पॉइंट और याद रखिए कि पेरिट्यूबुलर सिक्रीशन ऑलवेज ऑकर बाय द एक्टिव मेथड। सॉरी, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑलवेज ऑकर बाय एक्टिव मेथड। ट्यूबुलर secretion occurs by एक्टिव मेथड। एक्टिव मेथड मतलब यहां पे एनर्जी स्पेंड हो रही है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी स्पेंड हो रही है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया। अब साइट कहां कहां पर ये प्रोसेस आपको दिखाई देगी। इफ यू डिस्कस अबाउट द साइट ऑफ पेरिट्यूबुलर सिक्रीशन, देन साइट विल बी पीसीटी एंड डीसीटी। तो साइट क्या होगी इसकी, साइट होगी इसकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दो साइट पे आपको दो साइड पे आपको ट्यूबुलर सिक्रीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि पीसीटी पर कौन कौन से सब्सटेंस का आपको ट्यूबुलर सिक्रीशन देखने को मिलता है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्यूबुलर सिक्रीशन एट ट्यूबुलर सिक्रीशन एट पीसीटी। पीसीटी पे कौन कौन से सब्सटेंस का आपको दिखाई दे रहा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यदि हम ये डिस्कस करें तो हम यहां पर क्या क्या देखेंगे कि यहां पर आपको सिक्रीशन दिखाई देगा पीसीटी पर क्रिएटिनाइन का। क्रिएटिनाइन जो है ये क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस होता है, मैं थोड़ा बता दूंगा आपको। देखिए स्टूडेंट्स, मस्क्यूलर मेटाबॉलिज्म में एक सब्सटेंस होता है, इसे हम बोलते हैं क्रिएटिनाइन फास्फेट। क्रिएटिनाइन जो फास्फेट होता है वो मस्क्यूलर मेटाबॉलिज्म में जब इन्वॉल्व होता है तो उससे क्रिएटिनाइन का फॉर्मेशन होता है। ये सभी वर्टिब्रेट का कैरेक्टर है। इन वर्टिब्रेट में क्रिएटिनाइन की जगह अर्जिनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो वर्टिब्रेट में मस्क्यूलर मेटाबॉलिज्म में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्रिएटिनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्रिएटिनाइन एक नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, मतलब इसको बिल्कुल एब्जॉर्ब किया ही नहीं जाता है। तो क्रिएटिनाइन जो भी हमारा यहाँ पर फिल्टर हो गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत क्रिएटिनाइन तो भी रह जाता है। उस क्रिएटिनाइन को ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब कई बार किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं, दैट टेस्ट विल बी क्रिएटिनाइन टेस्ट। यदि ब्लड में क्रिएटिनाइन के अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब किडनी की इफिशियंसी कम हो गई। तो यहां पर किसका इलिमिनेशन किया जा रहा है, क्रिएटिनाइन। इसके बाद एक सब्सटेंस और है, वो है हमारा हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड, बेंजोइक एसिड जो प्रिजर्वेटिव होता है, ये हमारे खाने में आता है, तो इसके मेटाबॉलिज्म से हिप्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो हिप्यूरिक एसिड भी जो है वो इसी तरह से यूनिट किया जाता है। पिगमेंट्स, जो भी पिगमेंट्स हैं जिनका बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया है, वो पिगमेंट इसी तरह से रिमूव आउट किया जाता है। हमने कई बार देखा है कि कुछ मेडिसिन, जैसे आपने कुछ मेडिसिन खाए, उन मेडिसिन के जो कलर है वो कलर आपको कई बार यूरिन का देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप विटामिन के लिए टेबलेट खाते हैं येलो कलर की, या डायरिया के लिए जैसे मान लीजिए आपने येलो कलर की टेबलेट्स खाई, तो देखा होगा यूरिन का कलर काफी ज्यादा येलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी में यूरिन पिगमेंट्स का एक्सक्रीशन किया जा रहा है, बॉडी से उनको बाहर इलिमिनेट किया जा रहा है। तो पिगमेंट्स का भी जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ होता है, पीसीटी पे आपको देखने को
मिलेगा? ड्रग्स का। कुछ टॉक्सिन फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, तो जितनी अनवांटेड टॉक्सिन्स होते हैं उनको जो है इसी तरह से बाहर निकाला जाता है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का। जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं उनको इसी तरह से बाहर निकाला जाता है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। तो ये सब्सटेंस है, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो सब्सटेंस है ये क्या एंटीबायोटिक्स हैं, इनको इसी तरह से बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। तो पीसीटी में देखा आपने कौन कौन सब्सटेंस को जो है बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा अमोनिया जो है वो यहाँ फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, तो अमोनिया को बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन को भी यहाँ एलिमिनेट किया जाता है। तो इस तरह से मटेरियल का यहाँ पर एलिमिनेशन किया जा रहा है। पोटेशियम आयन को यहाँ पर जनरली एब्जॉर्ब किया जाता है और डीसीटी पे एलिमिनेट किया जाता है, वो भी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ये क्लियर हो गया? पीसीटी पे किस किस का एब्जॉर्प्शन ट्यूबुलर सिक्रेशन किया वो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं कहां पर? डीसीटी पर। तो सिक्रीशन एट डीसीटी। डीसीटी पे किस किस का सिक्रीशन किया जा रहा है वो हम देख लेते हैं। देखिए डीसीटी पे बेसिकली जिन सब्सटेंसेस का सिक्रीशन किया जाता है उनमें है पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में अमोनिया का सिक्रीशन किया जाता है। डीसीटी पर भी बेसिकली बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्ब किया जाता है, पर थोड़ा बहुत यदि एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो इसका यहां पर सिक्रीशन भी किया जाता है। तो मेनली आप इतना याद रखिए कि इन दो सब्सटेंसेस का जो एक्सक्रीशन किया जा रहा है वो बेसिकली कहां किया जा रहा है? डीसीटी पर किया जा रहा है। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से पीसीटी और डीसीटी ट्यूबुलर सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब लूप ऑफ हेनले में किसी मटेरियल का सिक्रीशन किया जाता है या नहीं? तो इसका आंसर होगा हाँ। एक्चुअली हमारा जो लूप ऑफ हेनले है उसमें दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम कौन सा है? डिसेंडिंग कॉलम जो नीचे आ रहा है, और लूप ऑफ हेनले का एक कॉलम कौन सा है? असेंडिंग कॉलम जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है। तो लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग कॉलम है जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यदि आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखेंगे या तो कुछ समय के बाद हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें यूरिया का जा रहा है, यूरिया उसमें डाला जा रहा है। किसके अंदर? ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर डाला जा रहा है। कहां पे डाला जा रहा है? लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग कॉलम। तो यूरिया जो ये यहाँ पर रिलीज किया जाता है, तो डीसीटी की असेंडिंग कॉलम में यूरिया को जो रिलीज किया जा रहा है वो क्या के लिए रिलीज किया जा रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन को मैनेज करने के लिए। समझ में आया ना? तो इट बिकम क्लियर। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब देखिए ह्यूमन किडनी के अंदर ट्यूबुलर सिक्रेशन का रोल काफी माइनर होता है। मेजर रोल किसका होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। पर हमारे जो मरीन एनिमल है, जैसे कि हमारे टेलोस्ट फिश हो गई, कार्टिलेजिनस फिश हो गई, उनमें ट्यूबुलर सिक्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि उनको अपने बॉडी का कंसंट्रेशन सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मैनेज करके रखना पड़ता है। तो वहां पर तो ट्यूबुलर सिक्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पर ह्यूमन बॉडी के किडनी के अंदर ट्यूबुलर सिक्रेशन का रोल कैसा है? माइनर है। इट बिकम क्लियर। ट्यूबुलर सिक्रेशन समझ में आ गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्यूबुलर सिक्रेशन? इसके क्या फंक्शन है? तो नंबर 1, जिन सब्सटेंसेस का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया उन सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर रिलीज करना, पहली बात तो ये। दूसरा, एसिड बेस बैलेंस को मैनेज करना, बॉडी में जो भी एसिड बेस बैलेंस है उसको मैनेज करना। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।